हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश तलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। तो चलो मेरे साथ आप लोग एकदम लेटेस्ट पैटर्न में आने वाले सर रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि आमीन पटवारी या फिर व्यापम के जो भी और एग्जाम्स होंगे या जो में जो एग्जाम होगा उसकी आप मेरे साथ पूरी एक सीरीज देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो इस तरह के जो एग्जाम है वो इस तरह के जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में आजकल एकदम पूछे जा रहे हैं और एकदम न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वाली सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी वाले क्रम में मेरे पास आपके लिए आज मैथ्स के लिए कुछ ज़बरदस्त कंटेंट है। तो चलो एक बार इसको फटाक से मेरे साथ डिस्कस कर लेते हैं। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आमीन और पटवारी के लिए हमारी रेगुलर क्लास और टेस्ट सीरीज दोनों ऑन गोइंग है। टेस्ट सीरीज का सारा शेड्यूल हमने प्रिपेयर कर रखा है कि कौन से दिन आपकी कौन सी क्लास होगी, और साथ में आपको सभी का वीडियो रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। और ये रहे कांटेक्ट डिटेल्स जिस पर आप क्लास की जानकारी दे सकते हैं। चलो चलते हैं फटाक से पहले वाले सवाल की तरफ। ये आ गया मेरा पहला वाला सवाल। ये आरक्षक का अभी अभी एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा काम यहाँ पर आपको कठिन और आसान बताना नहीं। मेरा काम है कि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको आना चाहिए एंड ऑफ द डिस्कशन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि 14 2/5 का आप हमको ना फ्रैक्शन फॉर्म बता दीजिए। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 14 प्लस 2/5, सही है क्या? ये दोनों चीजें बराबर होती हैं। और जिसमें 14 प्लस 2/5 का मतलब हो जाएगा मेरे पास 0.4, और दोनों को जोड़ दूंगा हो जाएगा 14.4। इससे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो था क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब था। है आपने क्वेश्चन किया होगा। आइए फटाक से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। ये एकदम लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है, आरक्षक 2025 का क्वेश्चन। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन जो है मेरे साथ प्रैक्टिस करने चाहिए। आइए फिर से कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एक कहा है कि भिन्न को दशमलव के रूप में व्यक्त करने के जो चरण होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, उसको क्रमबद्ध करने के लिए वो कह रहा है। तो मैं जो हूँ स्टेप्स बताऊंगा उसको एक सही ऑर्डर में जमा कर बताऊंगा। चलिए मस्त क्वेश्चन है, ये जमाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12/25 को दशमलव में व्यक्त करो। तो ये तो सवाल हो गया भाई, 12/25 को दशमलव में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, तो ये तो सबसे पहला नंबर होना चाहिए क्योंकि ये तो सवाल हुआ। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि अंश और हर में 4 4 का गुणा कर दो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अगर आप अंश और हर में 4 4 का गुणा करोगे तो जो तीसरा स्टेप आएगा वो 48/100 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हर को, अच्छा यहाँ पर जो है ये वाला स्टेप को मुझे पहले लेना पड़ेगा। ये है पहला वाला स्टेप। अब यहाँ पे लिखा है हर को 100 के बराबर करें। हर को 100 के बराबर करें, ये दूसरा स्टेप होगा। और 100 में बराबर करने के लिए 4 4 का गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही 4 4 का गुणा करोगे तो 48/100 बन जाएगा, और उसका फ्रैक्शन फॉर्म जो है 0.48 आ जाएगा। ऐसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो मेरे हिसाब से जो पहला है वो एम है। तो एम से तो एक ही स्टार्ट हो रहा है, बाकी तो सारे कहीं से और ही से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि एम वाला जो है सही जवाब होगा। एम के बाद मेरा एल आना चाहिए, एल को मैंने दूसरा माना भी है। ओ आना चाहिए, तीसरा माना भी है। एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, और मैं इसी तरह के जो पैटर्न है इस वाले वीडियो सीरीज में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आराम से रिलैक्स होकर देखते जाइए। चलिए आइए अगला वाला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा वाला भिन्न कौन सा है? मस्त क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका जानना जरूरी है कि देखो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये जो सीरीज है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको किस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उससे वाकिफ करवाना, आसान और कठिन बताना नहीं। मेरा पर्पस एकदम आराम से समझ लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आपको खुद के लिए इस तरह तैयार करना है। समझ में आता है कि यार मेरी तैयारी कहाँ और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन। चलो जरा देखो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि अंश मतलब जो न्यूमरेटर है वो चारों के लिए समान है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमरेटर को इग्नोर कर दो, डिनोमिनेटर पर फोकस करो। उसने क्या बोला है? उसने बोला है सबसे छोटा बताओ। तो जिसका आधार मतलब जिसका हर मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। मानते हो? जिसका आधार, हर या फिर डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो सबसे बड़ा जो हर है वो सी का है, इसका मतलब उसकी वैल्यू उतनी छोटी होगी। उसने मुझे सबसे छोटी बताओ, तो सीधा सी मार दूंगा, काम खत्म हो गया। चाहूँ तो कैलकुलेट कर सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, ताज लगा के भी आप टिक कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एकदम नए गर्मा गर्म पैटर्न का आपके लिए सवाल है।
चलो आओ एक बार कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। हॉस्टल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम सही बात है। अगर आपको 25% का फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है तो वो 25/100 होता है, एकदम सही बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। कंफर्टेबल है मतलब, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए, ये कथन है, जो था वो कथन था, उसका कारण मैं सुन रहा हूँ। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, ठीक है भाई। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते। प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम प्रतिशत बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं, एक स्थान नहीं यार, 2 स्थान ले जाते हैं। क्यों 2 स्थान ले जाते हैं? जैसे मान लो ये जो है 25.0 है, ठीक है। अब इसको आप जो है प्रतिशत में बदलना चाहते हो, दशमलव बदलना चाहते हो 25% को, तो 2 स्थान जाएगा ना, ये 0.25 होगा ना, क्योंकि बटे में तो 100 आता है। यहाँ पर लिख रहा है वो कि हम एक स्थान ले जाते हैं, ये वो गलत लिख रहा है ना। तो मेरे हिसाब से जो कारण है वो गलत है, लेकिन जो कथन है वो सही है। कारण जो है वो गलत है, कारण जो है वो गलत है, तो कथन जो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बैठ रहा है इसमें बराबर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये है एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन, ऐसे कथन कारण भी गणित में मिला मिला कर वो दे रहा है, और आपसे जो है इस तरह से वो अटेम्प्ट करवा रहा है चीजों, ठीक है। चलो फिर से कोशिश करते हैं और कुछ क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथ में। जैसे ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन, मस्त बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, आराम से रिलैक्स होकर सीख लेते हैं, ठीक है भाई। शिक्षक परीक्षक में आया हुआ, शिक्षक सहायक शिक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है 1.323232, मतलब ऐसा है 1.323232 तो ऑन, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब कोई चीज ऐसे रिपीट होती रहती है और अनंत तक जाती है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1.32 का बार, मतलब ये दोनों चीजें एकदम सेम टू सेम है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, एक ही बात है। कंफर्टेबल है यहाँ तक अपन लोग? ओके हैं अपन लोग, ठीक है। आगे सॉल्व करो। अब इस वाली चीज को सीखिए कैसे ये सॉल्व होता है, मैं आपको सिखाता हूँ, आराम से रिलैक्स होकर देख लो एक बार। हाँ हाँ हाँ, कैसे ये हैंडल होता है, आराम से रिलैक्स होकर देखते हैं। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं, पहले कुछ उदाहरण दूंगा, फिर उस वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। उदाहरण ये है कि जैसे मान लो 0.45 पर बार लिखा हुआ होता, उदाहरण बता रहा हूँ फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 0.45 पर बार लिखा होता तो ये हो जाता है 45/99, मतलब जैसे मान लो अगर 0.456 पर बार लिखा होता तो ये हो जाता 456/999, ठीक है। तो इन दो उदाहरण से आप एक कंसेप्ट बना सकते हो कि जितनी ही संख्या पर बार होता है, जैसे 2 संख्या पर बार है तो 2 बार 9 लगाते हैं और बार तोड़ देते हैं, वैसे ही 3 संख्या पर बार है तो 3 बार 9 लगाते हैं और बार तोड़ देते हैं। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ होता 0.456 पर बार ऐसा, ठीक है, तो इसको मैं कैसे हैंडल करता देखो जरा, 456 माइनस 4/99 देखो मैंने कैसे हैंडल किया। मतलब जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको अपन करते हैं माइनस, कंफर्टेबल है अपन लोग, और जिस पर बार होता है उसकी वजह से 9, जिस पर बार नहीं है उसकी वजह से 0। एक बार फिर से देखता हूँ, एक और बार मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास लिखा होता 0.4567 और वो 67 पर बार लगा देता, ऐसा कर देता, तो इसको सॉल्व पता है कि मैं कैसे करता, 4567 माइनस 45/9900 से करता। देखो जरा, ठीक लगा? ओके है यहाँ तक अपन लोग? तो मेरा ख्याल है इन 4 एग्जाम्पल से आपको आइडिया एकदम क्लियर हो गया होगा। वो सेम आइडिया यहाँ पर लगाऊंगा मैं, कैसे लगाएंगे सर आप, 132 - 1, देखो जिस पर बार नहीं है उसको अपन माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं सिर्फ 99 लगा रहा हूँ, मैं 0 नहीं लगा रहा हूँ। क्यों नहीं लगा रहे सर आप? क्योंकि जिस पर बार नहीं है ना वो दशमलव के इस तरफ है, और जो 0 लगता है वो हमेशा दशमलव के उस तरफ वाली संख्या से लगता है। मतलब इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म होगा वो बस इतना ही होगा, 0 नहीं लगेगा इसमें। मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे होगे। अरे महाराज जरा इस वाली चीज को ऐसे समझिए ना, कि अगर मान लो कि भाई 2.57 होता है, 2.57 होता है ना,
तो आप इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म देते हो तो 257/100 देते हो, मतलब कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उसकी वजह से जीरो डालते हो। दशमलव के पहले कितने भी अंक रहे उसके से थोड़ी जीरो आता है, तो जीरो में यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि दशमलव के पहले है वो जिस पर बार नहीं है। दशमलव के पहले वाली संख्या की वजह से कभी भी जीरो नहीं लगता है, इस वजह से इसमें जीरो नहीं लगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 131/99, जिससे इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से सीख लो। मैंने कुछ एग्जांपल और दिए जिससे मैंने सारा का सारा पैटर्न कवर कर लिया बच्चों के लिए। ठीक है, ओके हैं अपन, हैंडल हो जाएगा। आगे चलूं, चलिए आइए, ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। सुनते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा। ये भी व्यापम में एक घड़ी पूछा गया क्वेश्चन है। 6.46 इस पर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो फिर ये कैसे हैंडल होता है जरा देखो जरा। ये हो जाएगा 646 - 6 अपॉन 99 सिंगल जीरो, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, तो माफ कर, ऐसा। तो देखो जितने पर बार था उतने बार ही 9, जिस पर बार नहीं था उसको माइनस। अगर ये दशमलव के इस तरफ होता तो जीरो डालता, दशमलव के इस तरफ है इसलिए जीरो नहीं डाल रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा 640/99। 640/99 अगर मैं बोलूँ तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया मेरे पास वाला क्वेश्चन। आइए मेरे साथ एक बार कोशिश। ये भी एकदम न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, आरक्षक 2025 में पूछा गया, एकदम मस्त नए पैटर्न का सवाल आपके लिए। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए वो कह रहा है, ठीक है। लाभ प्रतिशत की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो क्रम है वो सही है। अब ये जो है के यहाँ पर चला गया, हालांकि वो इसका हिस्सा होना था, चलो कोई बात नहीं, कहने देता हूँ। ये जो के है वो यहाँ से पढ़ूंगा मैं, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है वो डिसाइड करना पड़ेगा। लाभ परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य को निर्धारित करना होता है, ये पहला स्टेप है, ठीक है। कंफर्टेबल है अपन लोग। फिर उसके बाद जब लाभ प्रतिशत मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य आ जाता है तो आपको लाभ की गणना करनी होती है। कैसे गणना होता है, लाभ विक्रय मूल्य और प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को माइनस करना होता है। तो ये मेरा बनेगा दूसरा वाला स्टेप, ठीक है। तो मेरा जो पहला स्टेप है वो है एन, इंग्लिश में सीधा लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा टाइपिंग माइंड नहीं करेंगे अपन लोग। तो एन जो है मेरा पहला स्टेप है, तो मैं ये जवाब नहीं दूंगा, ये जवाब नहीं दूंगा, ये भी जवाब नहीं दूंगा। और के जो है मेरा दूसरा स्टेप है, इस हिसाब से मेरा ये वाला जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। बाकी के स्टेप आप स्वयं से पढ़ के भी कर सकते हो। तीसरा वाले स्टेप में जो है मेरे को जो भी लाभ निकलेगा उसको 100 से भाग सॉरी लागत मूल्य से भाग देना पड़ता है, और जो भी परिणाम आता है, जो भी परिणाम आता है उस परिणाम को मेरे को जो है 100 से गुणा करना पड़ता है, और जो फाइनल में आता है वो लाभ परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हैंडल हो, ठीक है। ये एकदम नए पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल इस तरह के जो पैटर्न के सवाल हैं हमारी रेगुलर क्लासेस में और टेस्ट सीरीज में आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स होकर बिना किसी झिझक के इस वाले बैच में आप ज्वाइन करो, आपको बिल्कुल मजा आएगा। चलो आ जाओ, चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन जो है अभी अभी हाल ही में आरक्षक 2025 में पूछा गया सवाल है। सवाल कठिन है या सरल है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये कि एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है, आपको इसकी प्रैक्टिस करके जाना है, यही मुद्दा है। चलो कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने की विधि बताने के लिए बोल रहा है, मेथड बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि भाई निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, ये सवाल हो गया तो यही पहला स्टेप हो जाएगा, और क्या। तो के से काम शुरू होना चाहिए, तो के से जो जो शुरू नहीं हो रहा है उसको काट देता हूँ मैं, ठीक है। ओके अपन लोग। फिर दूसरा है कि जब मेरे को देखना होता है कि भाई मेरे को एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो मैं सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निर्धारित करता हूँ, तो एल उसका दूसरा स्टेप होना चाहिए, एल इसका दूसरा स्टेप होना चाहिए, मतलब मेरे को दिखाई दे रहा है कि सी इसका सही जवाब होने वाला है। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि जो सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर मैंने निर्धारित कर लिया छोटी संख्या, तो जो भी सबसे छोटी संख्या उसकी अगली संख्या क्या होगी, मतलब ये तीसरा स्टेप होगा, मतलब एम उसका तीसरा स्टेप होना चाहिए, जो कि इसमें मैच भी हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से
एकदम करेक्ट जवाब है। सही है, कंफर्टेबल है अपन लोग। चलो चलते हैं फटाक से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। सही जोड़ी मिलान करने वाले क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आजकल बन कर पूछे जा रहे हैं। तो नए तरह का क्वेश्चन है, आपको इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ करनी चाहिए। देखो मैं एकदम वो डिलीवर कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ गणित नहीं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ देखो एग्जाम में ये पूछा जाता है। चलो जरा यहाँ देखते हैं। एलसीएम आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको 6 और 20 का। हो सकता है आपने कभी मेरे साथ जो है एलसीएम की क्लास होगी तो आपको उसका मेथड पता होगा। हम क्या करते हैं कि हम ना उसको फ्रैक्शन फॉर्म में जो है कन्वर्ट करते हैं, 5 चौके 20, और उसके बाद उसकी बड़ी वाली पावर का इनटू करवा देते हैं। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 20 हो गया, और बड़ी वाली पावर है 2 की घात 2, 3 और 5 ऐसा। तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 10, और 3 दूनी हो जाएगा 6। तो इसमें बन रहा है मेरे पास 60। तो इसका जो है 60 मतलब कि ए का हो जाएगा 1। ए का 1 जहाँ जहाँ नहीं लिखा है वो मेरे जवाब नहीं। एचसीएफ निकालना है आपको 6 और 20 का, तो हाँ वो 2 ही हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा 2। एलसीएम 9 और 20 का 180 हो जाएगा, और इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये भी आरक्षक में हाल ही में पूछा गया सवाल था, तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। क्या बोल रहा है इसमें? बोल रहा है संख्याओं में संक्रियाओं को सही क्रम में जमाइए। अच्छा, तो है ब्रैकेट खोलना मतलब कि ओपन ब्रैकेट, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, घटाना। तो आपको ये वाली बात पता होगी कि किस मैथ्स में कोई भी अगर हमको एक्सप्रेशन, कोई भी अगर हमको समीकरण हल करना है तो उसके लिए जो चिन्ह है वो प्रॉपर क्रम में हमको मेंटेन करने होते हैं। ठीक है, तो जो चिन्ह है जो हम प्रॉपर क्रम में मेंटेन करते हैं, उसके लिए जो फॉर्मेट फॉलो होता है वो होता है बॉड मास का, जिसमें बी का मतलब होता है ब्रैकेट खोलना, ये हो गया पहला। फिर डी का मतलब होता है डिवाइड करना, ये हो गया दूसरा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ये हो गया तीसरा। ए का मतलब होता है जोड़ना, ये हो गया चौथा। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो गया पांचवा। ए बी सी डी इसी क्रम में एकदम मुझे जमा हुआ चाहिए। ए बी सी डी ई मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, ओके हैं अपन लोग। चलो जल्दी से चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है दिया। अच्छा किया भाई, कथन और कारण करवा रहा है। तो कथन है बोल रहा है कि नहीं, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एच सी एफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी होता है, जो कि एकदम सही बात है। एच सी एफ टू एलसीएम बराबर ए इंटू बी होता है। मतलब अगर आपको ना ख्याल हो तो ये नियम है, ये एक रूल है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एलसीएम। तो ये रूल है जो कि उसने लिखा भी है, मतलब एकदम सही लिखा है। मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि जो कथन है वो एकदम सही है। कारण सुनते, कारण में क्या बोल रहा है जैसा यहाँ पर आपने दो संख्याओं के लिए किया है, बोल रहा है वैसे ही तीन संख्याओं के लिए भी होता है क्या? तीन संख्याओं का भी जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है क्या? तो जवाब है नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लिखा है नहीं होता है, नहीं करने से ये वाली बात भी सही हो जाती है। केवल ये जो रूल है वो दो संख्याओं के लिए चलता है, तीन संख्याओं के लिए नहीं चलता है। आ रही बात पकड़ में? तो ये रूल है क्योंकि ये तीन संख्याओं के लिए तो नहीं चलता है, इसलिए इसने जो लिखा है कारण में वो भी सही लिख दिया है भाई। कथन में जो बात लिखी है, कारण में जो बात लिखी है वो एकदम बढ़िया लिखी है, बस उसकी व्याख्या नहीं करता है, ये व्याख्या नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे क्या बोलता है थोड़ा इत्मीनान से। इसमें बोल रहा है कि 40% ऑफ 30 इज इक्वल टू 12। तो आपको जो है 30 का 40% निकालना था, जो कि 12 आता। एकदम सही बात है, तो ये उसने एकदम सही कहा मुझसे। बोल रहा है 60% ऑफ 50 इज 30, ये भी सही है। जैसे ये कैलकुलेट किया वैसे इसको कैलकुलेट करोगे। 100% ऑफ 60 इज 100, नहीं 100% ऑफ 60 होता है 60। और हाँ हाँ हाँ, 10% ऑफ 8 इज इक्वल टू 1, नहीं 10% ऑफ 8 जो है ऐसे निकलता है। 10% ऑफ 8 जो है वो होगा 0.8। वो बोल रहा है 1 होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जे और के सही है, एल और एम गलत है। जे और के सही है, तो इसलिए इसको जवाब है ऑप्शन नंबर ए है। सही लगा आपको? ओके, यहाँ तक अपन लोग
ये आ गया अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात क्या होगा। 8 किताबों का 20 किताबों से अनुपात पूछा, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2/5 सही है। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दहाई का 20, 4/10 भी सही है। और कुछ सही नहीं, तो जे और के सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। आ जाओ जरा फटाक से अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ सॉल्व करके देखते हैं, सुनते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कुछ कथन दिया हुआ है, उसने कुछ कारण दिया हुआ है। आपको बताना है कि कथन और कारण में क्या क्या सही है, और आपको बताना है क्या कथन जो है उस कारण की व्याख्या करता है क्या। चलो कोशिश करते हैं। उसने ये कहा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। एकदम सही बात है। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, मतलब कि कम में खरीदा हो, ज्यादा में बेचा हो, तो लाभ होता है। ये वाली बात एकदम सही लिखी हुई है, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। और कारण क्या है, कारण वो बोल रहा है लाभ की गणना एसपी माइनस एससी के रूप में की जाती है। ये भी एकदम सही बात बोल रहा है। जो प्रॉफिट निकलता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके ही तो निकाला जाता है। तो इसका मतलब कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब जवाब सवाल यह है कि क्या व्याख्या करता है। हाँ, एकदम सही व्याख्या भी कर रहा है। इसी तरीके से आप निकाल कर ये बता सकते हो कि भाई प्रॉफिट हुआ था। सही है। तो इसका जो मैं सही जवाब मार के आऊंगा वो मार के आऊंगा ऑप्शन नंबर 1। आइए, सही जोड़ी मिलान वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो है ये क्वेश्चन मेरे साथ सीखने हैं। चलो एक बार मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करते हैं। सही जोड़ी मिलान, सही जोड़ी मिलान इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपके लिए, आजकल एकदम ट्रेंडिंग पैटर्न है ये वाला। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस होता है कि भाई वह प्राइस जिसमें कोई सामान जो है खरीदा गया था। तो एकदम सही बात है। क्रय मूल्य के लिए आ जाएगा 1 का थर्ड, 1 का हो जाएगा थर्ड। ए का थर्ड देखो कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों गलत हो जाएंगे। ए और बी में कोई एक जवाब होगा। सेलिंग प्राइस, वह प्राइस जिसमें कोई सामान बेचा गया था, वह प्राइस जिसमें कोई सामान बेचा गया था, मतलब बी का होना चाहिए सेकंड। बी का सेकंड, मतलब ये भी कैंसिल कर देंगे, ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी दोनों आप स्वयं निकाल लीजिएगा। लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, आप बच्चों को ख्याल होता है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने इस वाली चीज़ों को एंजॉय किया होगा। ये क्वेश्चन जो है आरक्षक में पूछा गया, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझसे जो है कमेंट वाले सेक्शन में इसका आंसर डिस्कस कीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हॉस्टल वार्डन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप इस वाले क्वेश्चन को स्वयं से सॉल्व करेंगे, और जो डाउट है वो मेरे से आप कमेंट वाले क्वेश्चन में पूछेंगे। मैं जब नेक्स्ट वाली क्लास में आऊँगा तो अपना जो सेट है वो इसी वाले क्वेश्चन से चालू करूँगा। मैंने जो है इन सारे क्वेश्चंस के लिए, मतलब इन सारे क्वेश्चंस का जो है आपके लिए पूरा सेट तैयार करके रखा हुआ है, और वीडियो बाय वीडियो जो है मैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो है डिस्कस करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी जो है वीडियो बाय वीडियो मेरे साथ ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से सीखते जाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो मुलाकात करते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।